Hello students, let's solve few questions of limits. So there is a first question, limit x tends to infinity. स्क्वायर रूट के अंदर x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट के अंदर x रेज टू पावर 21 माइनस एक्स क्यूब माइनस 100x स्क्वायर माइनस 1000 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 14 माइनस 1. x इन्फिनिटी को जाएगा तो ऑफकोर्स जो न्यूमरेटर है वो सारा इन्फिनिटी को जाएगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जाएगा. तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है. एक मेथड तो ये है LH रूल लगाओ, दूसरा मेथड अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करो. जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो डोमिनेट करेगी. तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से x की जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज़ 3. सो x रेज टू पावर 3 रह गया, बाकी सब इग्नोर हो गया. अच्छा, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो x रेज टू पावर 21 सबसे बड़ी टर्म है. तो x रेज टू पावर 21 क्यूब रूट के अंदर बस ये रह गया, बाकी सब इग्नोर हो गया. तो अगर इनको दोबारा कंपेयर किया जाए एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब क्यूब रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 21 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ये 1 तो वैसे ही बेचारा चला जाएगा, इन्फिनिटी के सामने ये 1 क्या है. बाकी जो बचा अब ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है. तो ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट बड़ा होता है, क्यूब रूट छोटा होता है, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म डोमिनेट करेगी. यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 14. अच्छा, अब न्यूमरेटर में दोबारा देखा जाए ये पावर बनेगी 3/2 और ये पावर बनेगी मैंने 21 लिख दिया यहाँ पे, x की पावर 21 लिखना था. तो जो पहली टर्म है वो बनेगी x रेज टू पावर 3/2 और दूसरी टर्म बनेगी x रेज टू पावर 7. तो ऑफकोर्स x रेज टू पावर 7 बड़ी टर्म है. x इन्फिनिटी को जा रहा है, लिमिट अभी यहाँ पे लगा के रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. x इन्फिनिटी को जाएगा तो x रेज टू पावर 21 का क्यूब रूट डोमिनेट करेगा, जिसको सॉल्व करके आएगा x रेज टू पावर 7 और स्क्वायर रूट के साथ पावर 14 लगा दी, ये भी x रेज टू पावर 7. अल्टीमेटली आंसर कितना आया 1. सो दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट सेकंड में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं. इसका भी आंसर वैसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे पता चल रहा है e रेज टू पावर 2x बाई e रेज टू पावर 2x 1 आंसर आएगा. कैसे? x इन्फिनिटी को जाएगा, जिसका बेस बड़ा है वो डोमिनेट करेगा. तो e रेज टू पावर आप ऐसे सोचो कि ई स्क्वायर की पावर x है और यहाँ पे e की पावर x है. तो e और e स्क्वायर में बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स e स्क्वायर बड़ा है. तो दोनों के ऊपर अगर पावर x लगाओगे तो डोमिनेट कौन करेगा? जिसका बेस बड़ा है. तो e रेज टू पावर 2 जो बेस में लिखा हुआ है वो बड़ी टर्म है, तो e स्क्वायर डोमिनेट करेगा. तो अल्टीमेटली आपके पास टर्म क्या बचेगी? e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई e रेज टू पावर 2x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी which is equals to 1, and this is the answer. The next we have given a function twice differentiable and f dash 0 is as f double dash 0 is equal to 2. Then find this limit. अच्छा, एक तो हमें f0 की वैल्यू थोड़ी ना पता है. f0 तो कुछ भी होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 0 हो 1 हो 2 हो, कुछ भी हो सकता है. तो अगर आप x की जगह 0 करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2f0 और यहाँ से मिलेगा f0. टोटल हो गया 3 टाइम्स f0 और यहाँ से भी मिलेगा 3 टाइम्स f0 नेगेटिव में. तो 3f0 माइनस 3f0 वो तो 0 हो गया, न्यूमिनेटर तो 0 हो गया. डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिखा है, x को 0 करेंगे वो भी 0 हो गया. तो सिंपली ये 0/0 फॉर्म है जिसमें हम LH रूल अप्लाई कर सकते हैं. सो इसमें LH रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, f का डेरिवेटिव f डैश x माइनस 3 एज इट इज़, f का डेरिवेटिव f डैश 2x इंटू 2x का 2 प्लस अगेन f डैश 4x इंटू 4x का 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर का 2x. इसमें फिर x की जगह 0 पुट करके देखो तो ये आपका बनेगा 2f डैश 0 माइनस 3 2 6 f डैश 0 प्लस 4f डैश 0. तो टोटल 6 टाइम f डैश 0 में से 6 टाइम f डैश 0 माइनस किया तो सारा कुछ कट गया तो 0 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा. फिर से LH रूल अप्लाई किया जा सकता है. सो अगेन अप्लाई LH रूल, यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 एज इट इज़, f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश 3 2 6 एज इट इज़, f डैश का डबल डैश 2x का 2 प्लस 4f डबल डैश 4x इंटू 4x का 4 डिवाइड बाई 2x का 2. अब तो कोई इसमें क्या कहते हैं 0/0 फॉर्म नहीं है, तो अब तो लिमिट पुट की जा सकती है.
x की जगह 0 करेंगे, 2f डबल डैश 0, वो तो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 2, सो ये बनेगा 2 इंटू 2, फिर माइनस 6 2 ज़ा 12 एज इट इज़, इंटू एफ डबल डैश 0 आएगा, दैट इज़ अगेन 2, प्लस 4 4 ज़ा 16 इंटू, फिर यहाँ पे एफ डबल डैश 0 आएगा, दैट इज़ अगेन 2, डिवाइड बाई 2। सो इसको अब सॉल्व कर लिया, 2 2 ज़ा 4, 32 और 4 36, माइनस 24/2, 12/2, आंसर विल बी 6। Then next come to the question number 4th. We have given x tends to 0 cot x raised to the power sin x, ठीक है, और x जो है 0 को जाएगा। अच्छा, ऐसे वाले केसेस को सॉल्व करने का हमारे पास एक और टेक्निक है, वो टेक्निक देखिए ज़रा क्या है। लेट अस से इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो है लिमिट L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x रेस्ड टू द पावर sin x, ठीक है। मतलब इस लिमिट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हमने L बोल दिया। हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, अप्लाई लॉग L इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग जो है वो लिमिट के अंदर चला जाएगा, साइन एक्स नीचे आ गया, इनटू लॉग कॉट एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड लेफ्ट वाला लॉग एल तो ऐसे रहने दो ना, राइट साइड को सॉल्व करेंगे। साइन 0, अगर हम साइन की एक्स की जगह 0 करें, साइन 0 0 होता है, कॉट 0 होता है आपका इनफाइनाइट, लॉग के अंदर इन्फिनिटी जाएगा तो लॉग इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग कॉट एक्स डिवाइड बाय साइन को कोसिकेंड कर दिया, कोसिकेंड एक्स। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, LH रूल अप्लाई करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोसिकेंट स्क्वायर ने कोसिकेंट को कट कर दिया, माइनस ने माइनस को कर दिया, तो अभी ये टर्म बन गई आपके पास। नेक्स्ट जो टर्म बनेगी दैट इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस नहीं आएगा, माइनस कट हो चुका है, कोसिकेंट एक्स डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स। एक्स को 0 करेंगे, फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर दोबारा LH रूल, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स ओवर कॉट स्क्वायर का, पावर रूल से 2 कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कॉट एक्स कट गया, कोसिकेंट स्क्वायर ने कोसिकेंट को कट कर दिया, माइनस ने माइनस को कट कर दिया, सो यू विल गेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट ऊपर चला जाएगा, दैट इज साइन एक्स बाई 2, इसमें लिमिट लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0/2, दैट इज़ 0। ये लिमिट नहीं है, ये लॉग L की वैल्यू है, हमें तो लिमिटिंग केस चाहिए, हमें तो L चाहिए, क्योंकि लिमिट को हमने L बोला था, लॉग L थोड़ी ना बोला था, लॉग तो हमने अप्लाई किया। सो लॉग L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, सो दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। आई होप लॉग को हटाने के लिए e रेज़ टू पावर लिखना पड़ता है, वो आपको पता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ एक टर्म है जिंट ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स। अच्छा, डिनोमिनेटर में तो एक्स की जगह इन्फिनिटी जाएगा सीधा, अब जिंट ऑफ एक्स में इन्फिनिटी जाएगा तो एक्स का आंसर क्या आएगा, तो ये बात आप याद रख लो, जब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसका जो जिंट है वो भी इन्फिनिटी होगा। यार खुद ही सोच लो, एक्स एक इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो, चलो वैसे इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है ना, हम अचीव कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी से एक कम होगा, इंटीजर की अगर बात की जाए। एक्स अगर यहाँ पे कहीं पे है तो उसका जिंट लगाने पे इन्फिनिटी -1 भी लिख दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फिनिटी में से एक कम कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, रहेगा तो इन्फिनिटी ना। तो इसका मतलब ये है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया गया, अदरवाइज़ इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। वैसे ही सोच सकते हैं कि जब एक्स बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसका जो जिंट है वो भी उतना ही बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये है व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जिंट ऑफ एक्स इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो बेसिकली आप जिंट ऑफ एक्स को एक्स लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इट इम्प्लाइज जिंट ऑफ एक्स जो है वो एक्स के ही नियर है, ठीक है ना। उसमें से पॉइंट अगर
कम कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बहुत बड़े नंबर के पीछे 0.2 लिखा हुआ है, उसका 0.2 हटा भी दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो तो सेम ही हो गया नंबर, सही है। तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन हुई कि जिंट ऑफ एक्स की जगह हम ओनली एक्स लिख सकते हैं बिकॉज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स से एक्स कट गया, आंसर इज़ 1/2। वैसे नहीं कर सकते हम, अदरवाइज ऐसा कुछ ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो एक्स है 50,000 या 50 करोड़ या 50 लाख करोड़ ऐसे मान लो, तो आप कहो कि एक्स बहुत बड़ा है तो इसके जिंट को हम एक्स ही मान लें। अरे वो तो नंबर अचीवेबल है, उसको तो हमने अचीव कर लिया, 50 लाख करोड़ कभी तो आ जाएगा, काउंटिंग करने में आया तभी तो हमने बोला है 50 लाख करोड़। जो नंबर कभी अचीव ही नहीं हो रहा वो इन्फिनिटी है, उस वक्त हम ये कहेंगे एक्स का जो जिंट है वो एक्स ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखो, ये तो आपका हो गया मेथड 1 जिसमें आपने अप्रॉक्सीमेशंस करी, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा टर्म्स आएंगी तो फिर ये मेथड 1 नहीं चलता, ये तो सिंगल टर्म थी ना, इसके लिए मेथड 1 वैलिड है। अदरवाइज होगा क्या, देखो x का जिंट जो होगा वो लेस देन इक्वल टू x होगा और x -1 से बड़ा होगा, ये बात आप याद रखो। अब जैसे इसको कैसे समझोगे, मान लो आपके पास यहाँ पे एक इंटीजर है x और इससे पीछे कौन सा इंटीजर होगा x -1, तो आपने इसके बीच में कोई भी एक नंबर उठाया, उस पर जिंट लगा दिया। अगर तो नंबर आपने एग्जैक्टली x वाला ही उठा लिया तो उसका जिंट x आएगा, अदरवाइज x से पीछे पीछे कोई भी नंबर आप उठाओगे जिंट के अंदर रखोगे तो आंसर x -1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमें थोड़ी ना पता है x क्या है, x एग्जैक्टली इंटीजर भी हो सकता है या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर x एग्जैक्टली इंटीजर हुआ तो x ही आंसर है, अगर x इंटीजर ना हुआ, उससे ज़रा सा कम हुआ, तो आंसर उससे पीछे वाला आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये वाली तो प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लीजिए, ये सब जगह पे वैलिड है। मान लो मेरे पास जिंट के अंदर ऐसे कुछ भी लिखा है x²y, तो ये किसके इक्वल होगा, मतलब इसकी रेंज क्या होगी, ये या तो x² के इक्वल होगा या फिर x² -1 होगा, क्योंकि अगर x² इंटू वाई खुद इंटीजर हुआ तो वही आंसर है, तो जिंट लगाने का कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और अगर ये खुद इंटीजर ना हुआ तो उसमें से एक कम कर देना, क्योंकि आपको पीछे आना है, पीछे वाला इंटीजर मिल जाएगा, x² -y कुछ तो इंटीजर होगा। लेटे से आपने 7 और 8 की बात की, तो आपने कहा हमने 7.9 उठाया, तो 7.9 खुद तो इंटीजर नहीं है, तो इसके अगला इंटीजर क्या था 8, उसमें से एक कम कर दिया, तो यही किया हमने। ये खुद इंटीजर नहीं है लेकिन इसके आगे जो होगा वो इंटीजर होगा, उसमें से एक माइनस कर दिया तो वो पीछे वाला आ गया। अगर ये खुद ही इंटीजर होता तो इंटीजर को जेंट वाला पार्ट हटा देते हम, बस वही आंसर हो जाता इसका। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं मेथड 2 में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद हमें इसके नीचे चाहिए 2x, तो हमने सबको 2x से डिवाइड कर दिया, x -1/2x लेस देन जिंट ऑफ x डिवाइड बाई 2x लेस देन इक्वल टू x/2x, तो हाफ रह गया। अब ये ऐसे हो रहा है कि आपके पास तीन फंक्शंस हैं, f लेस देन g लेस देन h, ऐसे लिखा हुआ है f लेस देन g लेस देन इक्वल्स टू h। सैंडविच थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, कुछ भी लगा दो आप, आपकी मर्जी है, लेट अस से a, f लेस देन लिमिट x टेंड्स टू a g लेस देन लिमिट x टेंड्स टू a h, लाइक दिस। ठीक है, आपने तीनों पे लिमिट लगा दी। अगर जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे फंक्शन लिखा है और राइट मोस्ट पॉइंट पे फंक्शन लिखा है, अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ जाए तो बीच वाले की लिमिट को भी सेम होना ही पड़ेगा, बिकॉज वो सैंडविच बन गया, वो दोनों के बीच में आ गया। मान लो इसकी लिमिट है 1, इसकी लिमिट भी आई 1, अब इसकी लिमिट तो इन दोनों के बीच में रहेगी ना, 1 और 1 के बीच में तो 1 ही रहेगा, तो इसको 1 होना ही पड़ेगा। सही है ये बात? ठीक है। हाँ, अगर लेफ़्ट वाले की लिमिट आ जाए 1 और राइट वाले की आ जाए 3, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो 1 बीच वाला 1 होगा या एग्जैक्टली 3 होगा, फिर तो 1 और 3 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अब हम इस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x -1/2x लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जिंट ऑफ x/2x
लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हाफ। हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसको क्या फ़र्क है, वो तो इन्फिनिटी मतलब एक्स को जो मर्जी करो उसका आंसर तो हाफ ही रहेगा। और मिडल वाले की लिमिट तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस पर हम थोड़ी ना कमेंट करेंगे। अगर इस पर कमेंट कर सकते हो तो फिर ये मेथड 2 लगाने की क्या ज़रूरत है, सीधा ही बता दो इसकी लिमिट ये है, लेस देन इक्वल्स टू हाफ। और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे इक्वालिटी लगा देते हैं। ये सब सैंडविच थ्योरम में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लो कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यहाँ पे एक फंक्शन है एफ इस तरह से, और एच जो है वो ऊपर से आ रहा है, ये रहा एच, वो यहाँ पे फील्ड सर्कल दे रहा है। एफ का ओपन सर्कल था, एच का फील्ड सर्कल है, और ये है फंक्शन जी जो इसमें से ऐसे पास करके चला गया। अब ये वाली वैल्यू मान लो 5 है, तो इसका मतलब है जब आप एफ के ऊपर लेफ़्ट साइड से जा रहे हो, भले ही वहाँ पे वैल्यू नहीं है, एफ के लिए हॉलो सर्कल है, एच के लिए फील्ड सर्कल है, जी इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। एफ को जब आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो लिमिट नज़र आती है 5। एच को जब आपने राइट साइड से अप्रोच किया, ये मान लो ये जिस पॉइंट पे लिमिट निकल रही है, मान लो ये एक्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज हमने वाई एक्सिस बोल दिया, तो मान लो ये एक्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। अब एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन को एक्स इक्वल टू 0 पे अप्रोच किया जा रहा है लेफ़्ट साइड से। 0 पे फंक्शन f की वैल्यू नहीं है, बिकॉज जब हमने फंक्शन f का ग्राफ प्लॉट किया था यहाँ पे हॉलो सर्कल था, लेकिन जब हमने ऊपर से h फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे फील्ड सर्कल है, तो फील्ड सर्कल h के लिए है। इसका मतलब है 0 से पीछे पीछे फंक्शन की आउटपुट h की आउटपुट से, f की आउटपुट h से कम है, और 0 पे पहुंच के भी कम है, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 0 के बाद फंक्शन f इस तरफ चला गया और फंक्शन h मान लो इस तरफ चला गया, लेट इट से, ठीक है। और 0 पे f है ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, ये समझो। लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट साइड से भी 5 नज़र आ रही है, राइट साइड से भी 5 नज़र आ रही है। h की लिमिट भी राइट साइड से 5 है, लेफ्ट साइड से 5 है, और g जो है इन दोनों के बीच से निकल के जा रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे g की लिमिट भी 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर g की लिमिट 5 ना हुई तो g तो इन दोनों के या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, और कंडीशन है कि g ने इन दोनों के बीच में ही रहना है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, फंक्शन की खुद की आउटपुट जो है उसमें इक्वालिटी भले ही ना लगी हो, लेकिन जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमें इक्वालिटी लगानी पड़ती है, बिकॉज लिमिट इक्वल हो सकती है फंक्शन की, आउटपुट इक्वल भले ही ना हो, ठीक है, बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिमिट लगाई। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, ऊपर x है नीचे x है, x इन्फिनिटी को जा रहा है तो डोमिनेटिंग टर्म तो x हो गई, ऊपर x-1 को हम x लिख सकते हैं, नीचे 2x है तो इसकी लिमिट आएगी 1/2। अब ये वो फंक्शन है जिसकी लिमिट आप फाइंड आउट करना चाहते थे, मतलब यही लिमिट आप निकालना चाहते थे, और इस फंक्शन की लिमिट 1/2 के बीच में ही आ गई, तो इसकी लिमिट को भी 1/2 होना ही पड़ेगा। अगर ये 1/2 ना हुई तो फिर ऊपर ये जो आपने रिलेशन बनाया है 3 फंक्शंस का, ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, और ये रिलेशन तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये हमने एक लॉजिक के साथ रिलेशन बनाया है, तो इसलिए इसकी लिमिट भी क्या होनी चाहिए, 1/2। और ये प्रोसीजर भी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज एक आध क्वेश्चन है जो इसी से ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव गिवन लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये सब गिवन है। h की जगह 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका मतलब h को 0 तो नहीं कर सकते। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 प्लस h की पावर -1/3 माइनस 2 की पावर -1 होल डिवाइड बाई h। h एलसीएम में ले लिया, 2 को ऊपर ले गए, 8 प्लस h को ऊपर ले गए। h की जगह 0 करके देखो तो 0/0 फॉर्म है, आप खुद करके देख लो। 0/0 फॉर्म है तो LH रूल लगाया जा सकता है। अब हमने इस पे LH रूल अप्लाई किया, h का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ओवर में 1 लिख दिया, इसमें क्या आएगा, -1/3 आगे आएगा, 8 प्लस h की पावर 1 कम करोगे तो -4/3, और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, कुछ नहीं है। अब बस h की जगह 0 कर दो, -1/3 इंटू 8 की पावर -4/3, तो ये बन गया 2 की पावर -4, उसको नीचे लिखेंगे, -1/3 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 4, आंसर इज -1/48। डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये देखो एक क्वेश्चन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपको वो मेथड 2 सीखना पड़ेगा, ये उसी से ही सॉल्व होगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब इसमें x इन्फिनिटी को नहीं जा रहा है, इसमें n इन्फिनिटी को जा रहा है, और आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी है, जेंट x 2x सो ऑन, ऐसे करते करते जेंट ऑफ nx। तो अभी हमने बात करी
ये वाला जो ये जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा ही वैलिड है कि जिंट ऑफ एक्स जो है एक्स होगा अगर एक्स खुद इंटीजर हुआ, नहीं तो अगर एक्स खुद इंटीजर ना हुआ, जिंट ऑफ एक्स उसके बीच में है, मतलब जिंट के बीच में कोई नंबर है तो एक्स के इक्वल नहीं है वो, तो फिर उसके एक कम कर दो, वहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जिंट का आंसर तो इंटीजर में आना है, या तो एक्स होगा अगर वो खुद इंटीजर हुआ, नहीं तो उससे पीछे वाला होगा। तो जिंट ऑफ एक्स जो है वो एक्स होगा अगर एक्स इंटीजर हुआ, नहीं तो उससे एक कम कर देंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जिंट ऑफ 2x, तो अभी हमने कहा जिंट के अंदर जो भी लिखा है एक बार उसको एज इट इज़ लिख दो, एक बार उसमें -1 करके लिख लो। जहाँ पे आपने एज इट इज़ लिखा वहाँ पे इक्वालिटी लगेगी, अदरवाइज उस पर -1 करके इक्वालिटी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर 2x खुद इंटीजर हुआ तो वही आंसर है, अगर वो अपना ही इंटीजर ना हुआ, उससे ज़रा सा भी कम हुआ तो उससे एक कम करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करते करते जब आप nx तक पहुंच जाओगे, nx, तो आप इसको ऐसे लिखोगे nx-1, ये कुछ भी आपकी nth इक्वेशन हो जाएगी। अब आपने इन सब इक्वेशंस को ऐड ऑन कर दिया तो ये आपके पास आएगा x-1 प्लस 2x-1 प्लस सो ऑन nx-1 लेस देन, और मिडल पे क्या आएगा, जिंट x प्लस 2x प्लस सो ऑन nx ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा x प्लस 2x प्लस सो ऑन nx। ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 1 n टाइम्स लिखा है तो -1 अलग कर दिया, 1x 2x 3x सभी में से x कॉमन आया, बाकी क्या रह गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो उसका तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू, ये मिडल पे तो ऐसे लिखा रहने दो, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, x 2x सो ऑन nx लेस देन इक्वल टू, x कॉमन आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका फॉर्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसकी तरफ, हमें ओवर में n² चाहिए। अब ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है, हमें चाहिए डिवाइड में n², तो हमने इनको n² से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस पे लगा दी लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तीनों पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही लिमिट लगाई यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी, अभी हमने ये सारी बात एक्सप्लेन करी है। ठीक है, अच्छा अब n इन्फिनिटी को जाएगा तो, अच्छा मिडल वाले की थोड़ी ना लिमिट फाइंड आउट करेंगे, वही ढूंढने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर होगा क्या कि n इंटू एन n² बनेगा, n इंटू 1 n बनेगा, n² और n में से n² डोमिनेट करेगा, क्योंकि n इन्फिनिटी को जाएगा तो उसकी बड़ी पावर डोमिनेट करेगी, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ बचेगा x इंटू n²/2 डिवाइड बाय n², ये कट गया तो आंसर आएगा x/2, मतलब राइट मोस्ट फंक्शन की जो लिमिट है दैट इज़ x/2। इसमें चेक करते हैं ज़रा क्या बनता है, n को n से करेंगे n², यहाँ से -n, ये भी n, भले ही वो एलसीएम लेने के बाद n बचेगा, लेकिन फिर भी n² और n में से n तो निगलेक्ट हो गया ना, तो बाकी क्या रह गया x इंटू n²/2। ठीक है, प्लस n/2 माइनस n, उसको मिला लेंगे तो n की पावर तो 1 ही रहेगी, और n इन्फिनिटी को जाएगा तो n की जो बड़ी पावर है वो डोमिनेट करेगी, डिवाइड बाय n², इसको भी कट कर दिया तो इसकी भी लिमिट आएगी x/2। सो ये हो गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जिंट x प्लस 2x सो ऑन अप टू nx डिवाइड बाय n²। अब देखो ये वो हमारा फंक्शन है जो हमें कैलकुलेट करना था, इससे जो कम फंक्शन था उसकी लिमिट भी x/2 है, इससे जो बड़ा फंक्शन था उसकी लिमिट भी x/2 है। इसका मतलब फिर वही हो गया कि एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक लाइन नीचे से आ रही है, दोनों एक जगह पे टच हो रही हैं, और एक लाइन बीच में से निकल रही है तो उसको भी उसी पॉइंट पे टच होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा इसका, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी x/2। सो इसमें देखें ज़रा, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, x/2। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, x को अगर 0 करोगे cot π/4 1 होता है, 1⁻∞ फॉर्म है, इसमें हम वो अपना रूल लगा लेते हैं कि पावर को आगे लेके आएंगे,
1/x आगे आएगा, बेस -1 कॉट π/4 -x में से -1 करेंगे तो ये बन गया 1/x। अच्छा, लिमिट लगा के रखनी है अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1⁻∞ फॉर्म है, ठीक है। और -1 एज इट इज़। कॉट को अगर उल्टा करके लिखें तो tan 45 - x का फॉर्मूला रेसिप्रोकल में लगाएंगे, 1 - tan x, और यहाँ पे आएगा 1 + tan x, 1/x एज इट इज़। एलसीएम करेंगे 1 + tan x -1, थोड़ा साफ करके लिखते हैं, 1 क्या गया, 1 + tan x -1 + tan x डिवाइड बाय 1 - tan x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी 0, और यहाँ से 1 से 1 कट गया, 2 tan x बन गया। tan का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो tan को निगलेक्ट किया जा सकता है, ओनली 2x रह गया, डिवाइड बाय x इंटू 1 - tan x, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, x से x कट गया। अब x की जगह 0 कर भी दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 - tan 0 0 होता है, तो 2 आंसर आया, सिर्फ 2। और 1⁻∞ का रूल क्या होता है, पावर आगे ले आओ, बेस में से 1 माइनस करो, पूरा सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको e की पावर में रख दो। सो फाइनली आंसर इज e⁻² 2, ठीक है। फाइनल जो आंसर है उसको e की पावर में प्लेस करना है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर टुडे। x की जगह 0 करोगे तो लिमिट क्या बनेगी, करके देख लो आप, ये 0/0 फॉर्म है, LH रूल लगाओ इसमें, e⁻x एज इट इज़, e⁻x cos x एज इट इज़ इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग, x एज इट इज़ cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई x का 1 sin का cos x, और इस पे है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें 0 पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा, cos 0 1 होता है, e⁻0 माइनस e⁻0 इंटू cos 0 1, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, इंटू 0 प्लस cos 0 1, so this will be 1 - 1/2, so finally answer of this question is 0.